नमस्कार। आपदा का सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं हीट वेव यानी ग्रीष्म लहर की, या फिर उसे सामान्य भाषा में कहें तो लू की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी ने अपना भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का सड़कों पर चलना फिरना दूभर होता जा रहा है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हीट वेव यानी लू के कारण घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। अधिक देर तक गर्म हवा और चिलचिलाती धूप में घूमने से कई तरह की गंभीर समस्याओं के होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। गर्म हवा के कारण हीट स्ट्रोक हो सकता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे कि डिहाइड्रेशन की समस्या भी बढ़ जाती है। मई और जून के महीने में गर्मी और भी ज्यादा पड़ती है और पारा 45-46 डिग्री के आसपास उसके पार भी चला जाता है। बच्चों, बुजुर्गों, बीमार और महिलाओं के लिए तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए समय समय पर हीट वेव से बचने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी करता रहता है, जिसका अनुपालन करने पर यकीनी तौर पर हम हीट वेव से खुद को बचाए रख सकते हैं। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में कुछ स्कूली बच्चे और टीचर भी हैं जिनसे हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। शुरुआत हम तीनों मेहमानों से करें। सबसे पहले हमारे साथ कुणाल सत्यार्थी से जुड़े हुए हैं, जो कि संयुक्त सचिव हैं एनडीएमए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं अभियंत तिवारी जी, जो कि एनआरडीसी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अभियंत जी। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर नरेश कुमार जी, जो कि वैज्ञानिक हैं भारतीय मौसम विभाग से। लेकिन कुणाल सर, मेरा पहला सवाल आप ही से है कि जब हम ये कहते हैं कि हीट वेव की समस्याएं हैं और एनडीएमए समय समय पर इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी करता रहता है, वो गाइडलाइंस क्या हैं और किस तरह से आज की तारीख में, जबकि हम अप्रैल महीने में हम हैं, किस तरह की जानकारी आम लोगों को इसके बारे में होनी चाहिए? एनडीएमए के स्तर पे हमने 2016 में, बहुत साल पहले, एक गाइडलाइन निकाली एक्शन प्लान बनाने के लिए। और चूंकि हीट वेव का मुद्दा बड़ा ही रूरल है, अर्बन सेटअप में है, जिला स्तर पे है, राज्य स्तर पे है, तो भारत सरकार दिल्ली में बैठ के इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, बट जरूरी है, चेष्टा जरूरी है। इसलिए हमने एक गाइडलाइन इशू किया है कि राज्य अपने हीट एक्शन प्लान कैसे बना सकते हैं, जिला अपना हीट एक्शन प्लान कैसे बना सकता है, शहर अपने हीट एक्शन प्लान कैसे बना सकते हैं, और उस हीट एक्शन प्लान में क्या क्या होगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा, 16 में ये गाइडलाइन लिखी गई, 17 में इस गाइडलाइन को दोबारा बनाया गया, 19 में इसको और चेंज किया गया, और अब आज के समय में 23 राज्य पूरे देश में, भारतवर्ष में हीट वेव अफेक्टेड माने जाते हैं। उसमें से 20 राज्यों ने अपने हीट एक्शन प्लान बना लिए। कई 120 से ज्यादा शहरों ने और जिलों ने भी अपने हीट एक्शन प्लान बना लिए। और एनडीएमए के स्तर पे सिर्फ ऐसा नहीं कि गाइडलाइन या पॉलिसी बनाना हमारा उद्देश्य है, इस पे चर्चा भी होती है। और इस बार हमने बहुत पहले फरवरी के महीने में 13 और 14 फरवरी के दिन आईआईटी बॉम्बे में सरकारी संस्थाओं को बुला के, 23 राज्यों को बुलाकर, जो साइंटिफिक हैं लोग उनको बुलाकर, मौसम विभाग को बुलाकर, सारे भारत सरकार के जो इंपॉर्टेंट विभाग हैं और 23 राज्य, इन सबको और सिविल सोसाइटी को बुला के 2 दिन ये कार्यशाला किया और पता करने का कोशिश किया कि जो हीट वेव आने वाला है इस साल, उस पर क्या कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। तो ये तैयारी हमने बहुत पहले शुरू कर दी। आज हम अप्रैल में बैठे हैं, बट 13-14 फरवरी को इस पे 2 दिन पूरी चर्चा हुई। और ये उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ वो चर्चा आईआईटी बॉम्बे में हुई। 4 मार्च को जब मौसम विभाग ने हमें एडवाइजरी इशू किया इस साल का, तो पूरे देश में, सारे 23 राज्यों में पूरी डिटेल गाइडलाइन दी गई कि क्या करना है। यही नहीं, 7 मार्च को, आज हम अप्रैल में बैठे हैं, 7 मार्च को सारे राज्यों के साथ हमने मीटिंग करके पता करने का कोशिश किया कि राज्य अपनी लेवल पे और तैयारी कर रही कि नहीं कर रही। तो ऐसी डॉक्टर नरेश, बहुत से लोग सर ये जानना चाहेंगे बहुत ही बेसिक तौर पे कि जब हम कहते हैं कि हीट वेव है या लू की स्थिति पैदा होने वाली है, कैसे इसको आम आदमी समझे? जनरली क्या है कि अगर हम भारत को 3 हिस्सों में बांटते हैं, पहले प्लेन्स एरिया, उसके बाद कोस्टल एरिया, उसके बाद जो हिली रीजन है। तो प्लेन्स के लिए हमारी जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हीट वेव के लिए, वो ये है कि टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए।
और कोस्टल के लिए हम 37 डिग्री सेल्सियस का है, और अगर आप हिली रीजन की बात करें तो उसमें 30 डिग्री हम मानते हैं जी। जो पहले जो कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिपार्चर से नॉर्मल से कितना डिफरेंस है। नॉर्मल मीन हम ऐसा देखते हैं कि पिछले 30 सालों में नॉर्मल टेम्परेचर्स क्या है, उनका मीन टेम्परेचर्स क्या है, उसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। अगर वो 4.5 डिग्री से ज्यादा होता है तो फिर हम इसको हीट वेव मानते हैं। ओके। और अगर 6.5 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम सीवियर हीट वेव मानते हैं। और दूसरा जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया है, अगर टेम्परेचर आपके 45 डिग्री सेल्सियस होते हैं तो हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर 47 डिग्री होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। लेकिन अभियन सर, कुछ लोग ये भी, चूंकि आप इंटरनेशनल ग्लोबल हीट हेल्थ एक्सपर्ट्स कमेटी के सदस्य हैं, इस कमेटी के सदस्य होने के नाते आपका विचार क्या है? आप क्या सोचते हैं कि भारत में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या और भी जो फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से अब लगातार, मैं 2022 की बात करूं, उससे पहले की बात करूं, जो टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर, उसमें ज्यादा धीरे धीरे बढ़ोतरी हम देख पा रहे हैं। भारत इन परिस्थितियों में खुद को कितना तैयार कर पाया है अभी तक? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा रखने के लिए। और मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का और IMD का आभार मानूंगा कि उन लोगों की लीडरशिप की वजह से, देखिए भारत उन देशों में से आता है जो जलवायु परिवर्तन के चलते और जो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या जो विश्व का औसतन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उससे प्रभावित होने वाले देशों में से भारत एक सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से है। और वो परिणाम हमने 2015 में देखे थे, बहुत बुरे दुष्परिणाम देखे थे। और ऐसा नहीं था कि वो पहला इवेंट था, उससे पहले 2010 में भी हुआ है, अहमदाबाद में, उड़ीसा में कई इवेंट हुए हैं, कई बार लू चलने की या ग्रीष्म लहर की घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से लोगों की जान हानि काफी हुई है पास्ट में, भूतकाल में। लेकिन जो 2015 की घटना थी उससे हमने काफी कुछ सीखा, और NDMA और IMD की जो लीडरशिप थी और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी जो लीडरशिप थी नेशनल लेवल पे, और उन्होंने अपने जो राज्य और जिला स्तरीय जो उनके काउंटर पार्ट है, उनके डिपार्टमेंट से उनके साथ मिल करके इस गंभीर विषय को से लड़ने में जो तैयारी दिखाई है पिछले 8-10 सालों में, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। कुणाल सर, अब कई बार जब इस तरह की वार्निंग जारी की जाती है मौसम विभाग की तरफ से, मेरा सवाल ये कि जो आम व्यक्ति हैं, समाज के सबसे निचले तबके के जो व्यक्ति हैं, आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं, उनको उस वार्निंग को किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, और उसके प्रति रिस्पॉन्ड कैसा होना चाहिए एक आम आदमी का? जो हीट वेव है, जो अमीर तबके के लोग हैं, जो एयर कंडीशन कार में जाते हैं, एयर कंडीशन घर में रहते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में जाते हैं, जो सक्षम हैं, उनमें इसका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, क्योंकि वो उनके पास संसाधन है जिससे वो बेहतर इसको फेस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उस तबके को जो इस गर्मी के मौसम में भी दिन के 2 बजे या 1 बजे काम पर जाता है, रोजगार पे जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस के कार्यकर्ता लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सामान बेचते हैं सड़कों पर, है ना, जो जिनको पास कोई इसका चारा नहीं है कि वो घर बैठ सकते हैं, उन पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। तो काफी हमने इस पे काम शुरू किया अभी कि हीट वेव का जो सोशियो इकोनॉमिक तबकों पे अलग प्रभाव पड़ता है, उसको भी देखने की जरूरत है। उस पर भी पहले तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं और इसको बेहतर करने का क्या तरीका है। जैसे अगर आप नरेगा वर्कर्स के लिए या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए समय, जो उनका ऑफिस का समय है, उसको चेंज कर दें, बिल्कुल सुबह बुलाएं और शाम को बुलाएं, दिन में उनकी छुट्टी कर दें, तो बहुत प्रभाव कम कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों पे भी काम करने की जरूरत है। बट आपका सवाल अच्छा है कि हीट का इफेक्ट, और ऐसा नहीं कि उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, अगर वो नहीं बेचेंगे तो उसको खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या, तो इसलिए उनकी लाइवलीहुड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके रोजगार पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर नरेश, हमने देखा कि लगातार क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, अगर मैं बीते साल की बात करूं, 2022 की बात करूं, हमने देखा कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, लू का हमने प्रकोप देखा। लेकिन इस साल लोग बहुत ही शॉक थे कि फरवरी में हमने देखा कि इतनी गर्मी, मार्च महीने में गर्मी होनी चाहिए थी, कंपैरेटिवली हमने देखा कि ठंड रही, और फिर अप्रैल में गर्मी। ये जो अंतर, ये जो चेंजेस हैं, उसके पीछे क्या कारण है? बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। लास्ट ईयर क्या था कि अगर आप फरवरी मार्च की बात करें स्पेसिफिकली, उसमें
जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है उनकी फ्रीक्वेंसी जो रही काफ़ी कम रही। ओके। बेसिकली क्या है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का वेदर है, मेनली जो पश्चिम से सिस्टम आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उनका काफ़ी रोल रहता है। तो जितने भी सिस्टम आए उनका जितना भी प्रभाव रहा वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में रहा जी। और जो प्लेन्स इलाके रहे और उसमें ऑलमोस्ट कोई वेदर नहीं रहा, ड्राई रहा। और जब आपका स्काई क्लियर रहता है तो उस समय क्या होता है कि कोई आपके टेम्परेचर में जनरली राइजिंग टेंडेंसी देखी जाती है। ओके। तो यही रहा लास्ट ईयर। और इससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल। उसका रीजन क्या था कि ये जो वेदर होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, इसका काफी हद तक जेट स्ट्रीम का रोल रहता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनती है जो हम अगर ग्लोब को देखें 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो जेट स्ट्रीम बनती है, तो उसके प्रभाव से ही जितने सिस्टम आते हैं विंटर में वही होता है। मोटा मोटी लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हाँ हैं। जी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह तो वो जेट स्ट्रीम का क्या है, जेट स्ट्रीम मीन जे हम जेट स्ट्रीम किसको बोलते हैं जनरली, जे हम मान लेते हैं 10-15 किलोमीटर में जो स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड में चलती है, तो वो क्या करता है कि हायर लेवल में अगर थोड़ा सा हम साइंस में जाएं तो हायर लेवल में क्या करता है, डिवर्जेंस मीन क्रिएट करता है। उसके कारण क्या होता है कि नीचे थोड़ा अनस्टेबिलिटी होती है, हवाएं ऊपर उठती हैं, तो जिसके कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वेदर क्रिएट करते हैं। ओके। हम रुके हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं उनके मन में भी कुछ सवाल है, वो भी सवाल हमारे जो मेहमान उनसे वो पूछेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्याधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। It is our tradition to change food habits according to the weather. Light and healthy food ensures good health and nutrition during the hottest months. High water content, seasonal fruits and vegetables keep you cool and hydrated. Traditional remedies like onion salad and raw mango with salt and cumin can prevent heat stroke. Drink fluids with electrolytes like ORS, coconut water, lemon juice, buttermilk, aam panna, moong water, etc. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Avoid excessive salt, spices, oily and high protein food. Do not eat stale food. Non-vegetarians can eat lightly grilled meat instead of fried or red meat. Eat well, stay healthy, stay safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा के सामना के आज के अंक में हम बात कर रहे हैं हीट वेव की, यानी कि ग्रीष्म लहर की, या फिर आम भाषा में कहें तो लू की। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं और ये जो बच्चे हैं बहुत ही होनहार बच्चे हैं। ये आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कला, नई दिल्ली से ये बच्चे आए हुए हैं। आप सभी बच्चों का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके आप सवाल अगर पूछना चाहें, सबसे पहले आप अगर पूछना चाहें। हमारे साथ स्कूल की शिक्षिका भी मौजूद है, अंजू रानी जी, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा नाम स्नेहा राय है। मैं JNV जाफरपुर कला की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न अभियंत सर से है। सर, गर्मी के दौरान हम पालतू जानवरों को कैसे बचा सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा स्नेहा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और बहुत जरूरी था। पालतू जानवर जो है या कोई भी जानवर है वो, और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे यानी जो बोल नहीं सकते, उनमें एक सिमिलरिटी है कि वो बोल नहीं सकते बट वो प्रभावित होते हैं गर्मी से। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम उनके लक्षण देखें कि गर्मी की वजह से उनमें क्या लक्षण आ रहे हैं। अगर मैं पालतू जानवरों की बात करूं, खास करके जो हस्बेंड्री में है, जो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में जैसे दूध वगैरह मिल्क प्रोडक्शन में है, तो उनके मिल्क प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। तो उनकी ये चीजें हम ध्यान रख सकते हैं। बट उनको बचाने के लिए क्या करना है, तो वो बोलने वाले नहीं है, तो जैसे हम अपना संरक्षण करते हैं गर्मी से, वैसे ही उन्हें भी छांव में रखना है। उन्हें समय समय पे पानी देना है, उन्हें चारा देना है, उन्हें समय समय पे नहलाना है,
और अगर उनकी गतिविधि में कोई कमी आ रही है, जैसे गाय वगैरह हैं, अगर उनके मिल्क प्रोडक्शन में कमी आ रही है या पोल्ट्री में अगर कोई प्रोडक्शन में कमी आ रही है, तो उस पर समय समय पे हमें नजर रखनी है और जो एनिमल हस्बेंड्री और जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनसे समय समय पे उनकी जांच करवानी है गर्मी के समय में। बट हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको समय पे पानी मिलता रहे, चारा मिलता रहे और सुरक्षित छांव मिलती रहे। वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपनी जो तकलीफ है वो बयां नहीं कर पाएंगे जैसे छोटे बच्चे बयां नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये सवाल। और कोई पूछना चाहे? मेरा नाम रिचा है। मेरा सवाल डॉक्टर नरेश सर से है। जैसे गर्मी के मौसम में हमारे घर में बुजुर्ग, हमारे दादा दादी जी है, तो हम उनको ग्रीष्म लहर के प्रकोप से कैसे बचा सकते हैं? बुजुर्गों को देखिए बेटा, इसके लिए क्या है कि एनडीएमए ने गाइडलाइंस इशू की हुई हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम हीट वेव का वार्निंग देते हैं, हम 3 कलर में देते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड अलर्ट। उस हिसाब से जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है उन्होंने प्रोवाइड की है, अकॉर्डिंगली हम उनको उस हिसाब से साथ में जो गाइडलाइंस है बुलेटिन जो हम इशू करते हैं ऑल इंडिया के बेसिस पे, तो हम उसके साथ जो गाइडलाइन उनको प्रोवाइड करते हैं कि बुजुर्गों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और कोई सवाल? नमस्कार, मेरा नाम अक्षित दास है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूं और मेरा सवाल कुणाल सत्यार्थी सर से है कि सर, ग्रीष्म लहर के दौरान हम रोजमर्रा की जिंदगी में किन आदतों से बचे और किन आदतों को अपनाएं कि हम सुरक्षित रह सके? सबसे ज़रूरी है, जो अभियान बता रहे थे, सबसे ज़रूरी है, गर्मी तो पड़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, सबसे ज़रूरी है पानी। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और पानी का इस्तेमाल और धूप में जो समय है 4 घंटे 5 घंटे का, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, उस समय अगर बहुत ज़्यादा लू चल रही हो शहर में और गर्मी बहुत हो, तो उस समय आप अवॉइड करें बाहर निकलना, है ना। और अगर निकलते हैं बाहर, जाना भी पड़ता है बाहर या स्कूल जाते हैं आप लोग, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। और पहले सवाल से मैं उठाना चाहूँगा इसको, ना सिर्फ पालतू पशुओं के लिए, मैं आप सबसे आह्वान करूँगा, स्कूल के बच्चों से और सारे स्कूल के बच्चों से आपके द्वारा, कि अभी का समय ऐसा ज़रूरी है, उसमें पक्षियों को बड़ा नुकसान होता है। आप सब अगर ये मान लें कि अपने स्कूल में, अपने घर में पुरानी बात हो रही थी कि सुराही और घड़ा होता था और मिट्टी के बर्तन होते, उसमें पानी रखना शुरू करें तो बड़ा फायदेमंद होगा। उनके पास तो जबान भी नहीं और बोल भी नहीं सकते। तो आप सबसे आह्वान रहेगा, आपसे और सारे स्कूल के बच्चों से, और सबसे अपने स्कूल में भी, अपने घर पे भी पक्षियों के लिए और जंगली जानवरों के लिए तो नहीं बोल सकता, बट उनके लिए पानी का रखने का जरूर इंतजाम करें। मेरा तो यही रहेगा कि आप अवॉइड करें धूप को। ऐसा नहीं कि 12 बजे फुटबॉल खेलने चले जाएं, उस पीरियड को अवॉइड करें और पानी का भरपूर प्रयोग करें और जितना हो सके इससे बचाव करें। नरेश सर, मेरा सवाल, चूंकि बहुत से लोग अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगले हफ्ते का प्रेडिक्शन क्या है, किस तरह से बच्चे इसको देखें, और जो किसान हैं, जो खेती करने लोग, जो आम आदमी हैं, वो उनके लिए क्या कुछ प्रेडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से? अभी ऐसा है कि अगर पूरा भारत की बात करें, ईस्ट इंडिया को छोड़ के, ईस्ट इंडिया के मेरा मीनिंग GWV वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार वगैरह को छोड़ के सभी जगह में टेम्परेचर अभी सामान्य है, जो सामान्य से 1-2 डिग्री ज्यादा है। और जहां पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, स्पेसिफिकली इसका कोस्टल बेल्ट है, वहां पे हम आने वाले 4-5 दिनों में हीट वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली उड़ीसा के लिए भी हम 3-4 दिन हीट वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत वहां रेनफॉल हो सकता है, तो इसलिए वो 3 दिन का हमने वार्निंग दे रखा है। और इसके साथ आंध्र प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए वहां पे भी हीट वेव का पॉसिबिलिटी है। और सिमिलरली 1-2 दिन के बाद बिहार में भी हीट वेव आने का थोड़ा हमें आसार नजर आ रहे हैं। और बाकी हिस्सों में कोई ऐसा कोई हमारा हीट वेव का कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है कुणाल सर, एक मन में ये भी सवाल है कि एनडीएमए की तरफ से जो पॉलिसीज आप लोग सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को एनडीएमए की तरफ से, अब तक उसमें क्या कुछ प्रगति, और इस साल को लेकर मौसम विभाग भी जो बता रहे हैं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, क्या कुछ नीतियां आप सुझाएंगे इस वर्ष के लिए? तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी गाइडलाइन को, बाकी सारी गाइडलाइन जो बाकी आपदाओं पे है, इतना ज़्यादा नहीं बदलते। और हमें पता है कि हीट वेव बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में दिक्कत हो रहा है। अकेली गाइडलाइन है जो हर साल बदली, 16 में बदली, 17 में बदली, 19 में बदली, और इसका प्रभाव जैसा बता रहे थे देखने को मिला कि जो लोगों की मृत्यु दर थी, बहुत, एक भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए हीट वेव से, ऐसा मानना है हमारा, बहुत कम हुई है। ट्रिपल डिजीज से शुरू हुई तो 200 कुछ लोग की मृत्यु होती थी हर साल, अब 1
या 2 या 4, 10 से नीचे रहती है, सिंगल डिजिट में आ गई। तो पहला तो ये है। दूसरा है कि हमें ये भी पता है कि हीट वेव का आप जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात कर रहे हैं। हीट वेव के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आज के बारे में सोचें, इस मौसम के बारे में सोचें, अगले 5 साल के बारे में सोचें और अगले 40 साल के बारे में सोचें। तो उसमें बड़ा ज़रूरी है, खास करके जो लोग जैसे शहर के लोग हैं, दिल्ली की हम बात करें अभी, तो शहरों में हीट आइलैंड बन जाता है। तो अब बड़ा इस पे काम चल रहा है हमारा आजकल कि शहरों के विकास में पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। अर्बन प्लानिंग की बहुत जरूरत है, और अर्बन प्लानिंग में पेड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पानी, जलाशयों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेक्स एंड पॉन्ड्स खत्म हो जाते हैं अर्बन इलाकों में। तो ये भी चल रही पॉलिसी गाइडलाइन में कि किसी शहर के विकास में, या कोई नया शहर बन रहा हो या नया टाउनशिप बन रहा हो, तो किस तरीके के शॉर्ट टर्म मेजर लिए जाएं, किस तरीके के मिड टर्म मेजर लिए जाएं और किस तरीके से लॉन्ग टर्म मेजर लिए जाएं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा, VNIT नागपुर एक संस्था है नागपुर में, उनके साथ हम नागपुर शहर का, जो महाराष्ट्र का काफ़ी हीट प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी शहर का एक हीट एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, एक मॉडल बन जाए, और उसको फिर हम थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको सारे राज्यों में और सारे शहरों में बना सकें। फिलहाल रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्याधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। It is our tradition to change food habits according to the weather. Light and healthy food ensures good health and nutrition during the hottest months. High water content, seasonal fruits and vegetables keep you cool and hydrated. Traditional remedies like onion salad and raw mango with salt and cumin can prevent heat stroke. Drink fluids with electrolytes like ORS, coconut water, lemon juice, buttermilk, aam panna, moong water, etc. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Avoid excessive salt, spices, oily and high protein food. Do not eat stale food. Non-vegetarians can eat lightly grilled meat instead of fried or red meat. Eat well, stay healthy, stay safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा के सामना के आज के हम बात कर रहे हैं हीट वेव की, यानी कि ग्रीष्म लहर या फिर कहें लू की। हम इस प्रोग्राम के आखिर सेगमेंट में पहुंच गए हैं। एक आखिरी कमेंट हम सभी मेहमानों से लेंगे। कुणाल सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। अब जबकि हम अप्रैल के महीने में इस वक्त हैं, मौसम विभाग ने कहा भी गर्मी बढ़ेगी, और तो NDMA की तरफ से क्या कुछ आप आखिर में कहना चाहेंगे सरकार को भी और बाकी आम जनता को भी? मेरा एक ही गुजारिश रहेगा, स्कूल के बच्चों को और शिक्षकों को मैंने मैसेज दिया है जो करना है, बट मेरी मंशा ये रहेगी कि हर जिला में, जिला स्तर पे ज़रूरी है कि हर जिला तैयार हो इसके बारे में। राष्ट्र तैयार हो या राज्य तैयार हो ज़रूरी है। तो मेरी लास्ट में मैसेज यही रहेगी सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से कि अपने अपने डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर करने वाले काम है। ऐसा नहीं है कि अकेला किसी डिपार्टमेंट का काम है। डॉक्टर नरेश, मौसम विभाग की तरफ से अब चूंकि आप पूर्वानुमान जारी करते रहते हैं, अगर मैं अगले हफ्ते की या पूरे सीजन की बात करूं, किस तरह के पूर्वानुमान अगर आप बता सकें, देखिए किस तरह से लोग बचाव करें इसका? देखिए, इसके लिए अभी जो है हमारा यही अनुमान था कि अभी अप्रैल का जो सेकंड पार्ट है इसमें टेम्परेचर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, और मई में तो जनरली टेम्परेचर हाई साइड रहते ही है, और हमारा अनुमान यही है कि अभी मई और जून में टेम्परेचर हाई रहने की उम्मीद है। और इसके लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1 मार्च से लेके 30 जून तक एक स्पेशल बुलेटिन इशू करते हैं हम लोग। तो उसमें हम सबसे पहले मंथली फोरकास्ट मीन सीजनल फोरकास्ट मीन 3 महीने का बताते हैं, फिर 1 महीने का बताते हैं, फिर एवरी थर्सडे जो हमने आज इशू करके आए हैं वो हम 15 दिन का बताते हैं। जैसे हमने कहा फर्स्ट वीक टेम्परेचर्स ईस्ट इंडिया में थोड़ा हीट वेव रहेंगे,
और सेकेंड वीक में क्या है कि थोड़ा हमारी यही उम्मीद है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वगैरह रहेगी मैक्सिमम पार्ट ऑफ कंट्री। उसमें क्या है कि टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। उसके बाद फिर भी थोड़ा बहुत आइसोलेटेड हीट वेव भी एक आधी जगह पे उड़ीसा वगैरह में होने की उम्मीद है। किसानों के लिए कोई अगर आप मैसेज देना चाहें? किसानों के लिए वही है कि हम जो एडवाइजरी इशू करते हैं, इसके अलावा हम पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये हमारा एक नेशनल लेवल जाता है, इसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट लेवल आने वाले 5 दिनों में क्या होगा वो अकॉर्डिंगली हम इशू करते हैं। और इसके साथ ही हम जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ता है, जैसे अभी थंडरस्टॉर्म भी हुआ, हम किसानों के लिए स्पेशल एडवाइजरी इशू करते हैं। ऐसे ही जैसे जब टेम्परेचर बढ़ेंगे, हीट वेव आएगी, उसके अलावा जो हमारा एक पर्टिकुलर यूनिट है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसानों के लिए, वो एक कंसर्न एडवाइजरी देते हैं कि किसानों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो वो हम अपने बुलेटिन्स में ऐड करते हैं। और किसानों को भी इसके बारे में जानकारी अपडेट वो हमेशा देते रहे हैं। आखिर में अभियंत जी आपसे सवाल कि जो हम कहते हैं कि हीट अर्ली वार्निंग सिस्टम, हम कई बार सुनामी को लेके कहते हैं, भूकंप को लेके कहते हैं, हीट वेव को लेकर अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थिति क्या है और किस तरह का रोल इंडिया में वो प्ले किया जा रहा है? जैसा मैंने पहले बताया था, मुझे बहुत गर्व है कि भारत वैश्विक स्तर पे बावजूद इसके के सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक होने के बावजूद बहुत आगे लीडरशिप ले रहा है इस विषय पे, एनडीए में और आईएमडी की और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सपोर्ट से। और न केवल हम लोग डायरेक्ट होने वाली गर्मी से जो मृत्यु या स्वास्थ्य पे प्रभाव है उससे बचा पा रहे हैं लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम या पूर्व चेतावनी के व्यवस्था के द्वारा, बट जैसा कुणाल सर ने बताया, हम लॉन्ग टर्म मेजर्स भी ले रहे हैं कि केवल अभी इस साल जो गर्मी है उससे हम बचाने के लिए क्या करें लोगों को, ऐसा नहीं, बट लॉन्ग टर्म ऐसे मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर जैसा लाइफ का मैंने एग्जांपल दिया था, वैसे ही कूल रूफ जैसे प्रोग्राम्स हैं कि लोग केवल गर्मी से बाहर नहीं बट अपने घरों में भी कैसे बच सके। तो जो सस्ते उपाय हैं कि छतों को सफेद रंगा जा सके, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी, हम लोग चूना लगाते थे, अब पेंट आ गए हैं, और भी कई सारे उपाय हैं जो लोग करते हैं, और इससे केवल उनको राहत नहीं मिलती है, इससे एक जनजागृति भी फैलती है कि हाँ गर्मी है, हमें ये उपाय एनवायरनमेंट के लिए भी काफी बढ़िया होता है, और इसको हम लोग केवल पायलट बेस पे नहीं ले रहे, इसको हम लोग पॉलिसी बेस पे ले रहे हैं। तो मुझे बहुत काफी पॉजिटिव होप्स हैं इंडिया को लेकर के कि हम लोग इस वैश्विक स्तर की जो एक गंभीर समस्या है उसको हम डील करने में लीडरशिप का रोल प्ले कर पाएंगे। जैसा कि आपने कहा और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और अगर हम जो बेसिक रूट्स हमारे हैं अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो यकीनी तौर पर हम इस तरह के जो हीट वेव्स हैं, लू हैं, उससे हम खुद को भी, अपने जान माल को भी, सभी को बचा कर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। कुणाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, डॉक्टर नरेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभियंत तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल मंत्र, जोखिम से बचने के लिए हमेशा आप रहें तो आप स्मार्ट रहें, प्रिपेयर रहें, और इस तरह के किसी भी जोखिम से बचने के लिए आप बिल्कुल अपने आप को सक्षम बना के रखें। तो इसके साथ इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।